तो लास्ट पार्ट के एंड पर हम लोगों ने देखा था कि जॉनी एक डार्क स्पिरिचुअल वर्ल्ड के अंदर प्रवेश कर जाता है। अब आगे उसका धीरे धीरे आँख खुलता है और वो एक अजीब सी जगह पर पहुंचता है। जॉनी सोचता है क्या ये क्वीन का इनर बॉडी है, बट यहाँ पर मैं कैसे पहुंच गया। और तभी उसे एक बहुत ही भयानक सा स्मेल आता है और वो ऊपर की तरफ कुछ देखकर पूरी तरीके से हक्का वक्का हो जाता है। दिखाया जाता है आसपास से एक अजीब सा लोहे के चेन को जमीन में रेंगने के जैसे साउंड आता है और वो जब ऊपर देखता है दिखाया जाता है वहाँ पर एक बहुत ही बड़ा और भयंकर सा मॉन्स्टर था जिसके बॉडी से बहुत सारे चेन्स निकले हुए थे और वो उसे ऊपर से देख रहा था और अपने डरावनी वॉइस में कहता है, लड़के तुम मेरे को देख सकते हो, हजारों सालों के बाद फाइनली ये वक्त आ ही गया। अब मैं स्पिरिचुअल वर्ल्ड से बाहर निकल सकता हूँ। और वो अपने मुंह से एक बहुत ही खतरनाक सा बीम बनाता है और जॉनी की तरफ छोड़ देता है और इस बीम के प्रभाव से जॉनी का वहाँ पर पूरी तरीके से हालत खराब हो जाता है। वो जमीन में गिर जाता है। वो पूरी तरीके से वहाँ पर जल गया था और उसी जले हुए बॉडी से आग के लपटों को चीरते हुए जॉनी की आत्मा के ऊपर एविल जॉनी का कब्जा हो जाता है। वो उठता है और उसके बॉडी से बहुत ही भयंकर सा एनर्जी फोर्स बाहर रिलीज होता है और फिर जॉनी का आँख धीरे धीरे खुलता है। उसके सामने क्वीन कहता है, तो तुम फाइनली उठ गए हो, तुमने तो मेरे को बहुत ही ज्यादा डरा दिया था। बट जॉनी सीधा उसके गले को पकड़ लेता है। आसमान से एविल डार्क बिजली नीचे गिर रहा था और फिर जॉनी को दिखाया जाता है उसके सिर के ऊपर बहुत ज्यादा डार्क एनर्जी बाहर रिलीज हो रहा था। वो बाहर आते हुए क्वीन को पूछता है, तुम लड़की तुम क्या इस बॉडी को पसंद करते हो? तुम्हें पता है तुम्हें मैंने छोटे से बड़े होते हुए पूरी तरीके से देखा है क्योंकि मैं तुम्हारे अंदर बहुत टाइम से छुपा हुआ था, बट पहली बार हम लोग आमने सामने मिल रहे हैं। क्वीन अपने पावर का इस्तेमाल करते हुए वहाँ से दूर जॉनी के हाथ से छूट जाता है और वो साइड में आते हुए कहता है, तुम इविल डार्क एनर्जी, तुम्हारा नाम इविल ड्रैको है ना? मुझे बताओ जॉनी कहाँ पर है? इविल जॉनी हंसता है और क्वीन जोर से मारते हुए कहता, तुमने उसके साथ क्या किया है? बट तभी जॉनी कहता है, प्लीज रुक जाओ क्वीन, मैं जॉनी हूँ, मेरे ऊपर हमला मत करो, मैं तुमसे बहुत ज्यादा कमजोर हूँ। भाई क्वीन हैरान होते हुए उसको देखता है और तभी इविल जॉनी हंसता है और क्वीन के ऊपर अटैक करते हुए कहता है, मैंने कहा था ना मैं वो लूजर लड़का नहीं हूँ। और क्वीन लुढ़कते हुए बहुत दूर जाकर गिरता है और जब वो उठ ही रही थी इविल जॉनी उसके पास आते हुए सीधा क्वीन के हाथ के ऊपर लैंड करता है। इससे क्वीन को बहुत ज्यादा दर्द होता है और इविल जॉनी कहता है, लगता है तुम उस लड़के से बहुत ज्यादा कनेक्टेड हो चुके थे, अगर तुम चाहो तो मैं तुम्हारे लिए वो जॉनी बन सकता हूँ, क्या कहती हो? क्वीन के हाथों के ऊपर प्रेशर बढ़ा रहा था और इससे उसे काफी ज्यादा दर्द हो रहा था और तभी पीछे से एक बहुत ही भयंकर सा धमाका होता है और वहाँ पर लिंग अपने तलवार के साथ जॉनी के बहुत पास तक पहुँच गई थी और लिंग बिना किसी हेजिटेशन से जॉनी के ऊपर अटैक कर देता है। बट इविल जॉनी का भी ताकत काफी ज्यादा था और वो इस अटैक को डॉज कर लेता है और हंसते हुए कहता है, लगता है तुम काफी ज्यादा ताकतवर हो, बट देखो तो इस बॉडी को देखो, इसके ऊपर हमला करो, मैं तुम्हारे सामने खड़ा हूँ, तुम्हारे पास अगर इतना ज्यादा गट्स है तो आकर इस बॉडी को तफा करो। बट लिंग वहीं पर रुक जाती है और इविल जॉनी कहता है, जैसा कि मैं हजारों सालों से इंसानों को देख रहा हूँ, वो बहुत ही ज्यादा इमोशनल होते हैं। तुम्हारे सामने तुम्हारा दुश्मन खड़ा है बट वो बस तुम्हारे ब्रदर के बॉडी के अंदर है, इसके लिए तुम एक खरोच तक नहीं दे सकती। भाई लिंग बहुत ही ज्यादा ही टेंस हो जाता है। भाई इविल जॉनी जोर जोर से हंसते हुए कहता है, बट मैं तुम्हें मार सकता हूँ। और वो और भी जोर जोर से इविल तरीके से हंस रहा था और एक बहुत ही खतरनाक से अटैक करता है लिंग के ऊपर। दिखाया जाता है लिंग का हाथ का तलवार जाकर दूर एक खंबे में घुस जाती है। फिर वो क्वीन की तरफ देखता है और उसके गालों को पकड़ते हुए उठाते हुए कहता है, तुम कह रहे थे ना असली का जॉनी कहाँ है, तो सुनो मैं तुम्हें बताता हूँ, वो मर चुका है, वो भी तुम्हारे लिए। वो जिंदा रह सकता था, तुम्हारी बॉडी के अंदर से मेरी एनर्जी को एब्जॉर्ब करने के कारण से वो मर चुका है, उसका आत्मा खत्म हो चुका है। भाई क्वीन उसके हाथ को झटकते हुए कहता है, नहीं तुम झूठ कह रहे हो। और इविल जॉनी हंसते हुए कहता है, अच्छा तुम अभी भी खड़ा हो सकते हो, तुम्हें क्या दुख नहीं हो रहा? तुमने एक हंसते खेलते हुए लड़के को ऐसे ही खत्म कर दिया, लड़कियां तो ऐसे ही होते हैं। भाई क्वीन खड़ी होती हुई अपने ऑरा को चार्ज करता है जो कि काफी ज्यादा ही ब्यूटीफुल था और वो स्पिरिट बटरफ्लाई बीस्ट एनर्जी का इस्तेमाल करता है। और इसे देखने के बाद इविल जॉनी भी थोड़ा सा टेंस हो जाता है, बट वो क्वीन को आगे बढ़ते हुए देखकर अपने भी एनर्जी को एक्टिव करता है और वो भी आगे बढ़ जाता है। दोनों का पंच आपस में टकराता है, वहाँ पर एक बहुत ही खतरनाक सा धमाका होता है और दोनों ही एक दूसरे से दूर चली जाती है। क्वीन बहुत ही ज्यादा घायल हो जाता है। लिंग उसके पास आता है। भाई जॉनी के साइड में तो बहुत ही भयंकर सा धमाका हो गया था और वो अपनी इविल एनर्जी को और ज्यादा बढ़ाते हुए कहता है, अगर तुम लोग भी मेरे हाथों मरना चाहते हो तो फिर यही सही, मैं तुम लोगों को नरक का असली मजा चखाऊंगा। उसके
उसके साथ वो अपनी इविल एनर्जी को अपने हाथ में गट्ठा कर ही रहा था, बट उसके मुंह से खून निकल जाता है और वो खांसते हुए कहता है, ये इम्पॉसिबल है, तुमने ये कैसे कर दिया? क्या वो लड़का? और दिखाया जाता है बाइलिंग रोमिंग फ्री स्पेल को एज ए सील्ड एक्टिव करता है और क्वीन हंसते हुए कहती है, मैंने कर दिखाया, जॉनी जिंदा है। और दिखाया जाता है एविल जॉनी को अंदर से जॉनी रोकने का कोशिश कर रहा था। वो अंदर से कह रहा था, क्वीन इनके ऊपर अटैक मत करो, ये दोनों मेरे बहन है। और एक हाथ को जब एविल जॉनी कंट्रोल कर रहा था, दूसरे हाथ को असली का जॉनी कंट्रोल कर रहा था। भाई सीन शिफ्ट होता है सनी की तरफ। वो आसमान में अपनी तलवार में उड़ते हुए एरिना की तरफ आ रहा था और वो बहुत ज्यादा थक गया था क्योंकि आज गर्मी बहुत ही ज्यादा है। फिर वो सामने की तरफ देखता है और पूरी तरीके से हैरान हो जाता है क्योंकि एरिना के ऊपर बहुत ज्यादा डार्क एनर्जी फ्लो हो रहा था। और इसे देखने के बाद वो अपनी फुल स्पीड के साथ एरिना की तरफ बढ़ जाता है और दिखाया जाता है वहाँ पर अभी भी रियल जॉनी और इविल जॉनी फाइट कर रहा था, वो भी एक ही बॉडी के अंदर। भाई इविल जॉनी थोड़ा सा कतराते हुए कहता है, तुम बहुत ही ज्यादा कमजोर हो, तुम्हारा इतना ज्यादा साहस कैसे हो सकता है, तुम मेरे को चैलेंज करो, मर जाओ फिर से। और वो अंदर ही अंदर फाइट कर रहा था और उसके बॉडी से काफी ज्यादा इविल एनर्जी बाहर रिलीज हो रहा था और दिखाया जाता है जैसे कि जॉनी एक इविल मॉन्स्टर में ट्रांसफॉर्म हो रहा था, बट ये बस साया था। क्वीन और लिंग इन सभी चीजों को देख रहा था बाहर से और क्वीन कहती है, मैंने उसके सोल सी के ऊपर अटैक किया था अपने स्पिरिचुअल बीस्ट के द्वारा, जिसके कारण से उसका सोल सी पूरी तरीके से हिल गया होगा और इसके कारण से जॉनी फिर से जाग चुका है। भाई दिखाया जाता है एविल जॉनी अब पूरी तरीके से बर्सर्क हो गया था। अब गुस्से के साथ क्वीन की तरफ देखते हुए कहता है, ये सब तुम्हारे लिए हुआ है, अब मैं तुम्हें छोड़ने वाला नहीं हूँ। और दिखाया जाता है बस एक ही पंच के साथ एक बहुत ही मोटा सा खंभा 2 टुकड़ों में बढ़ जाता है और वो सीधा क्वीन और लिंग की तरफ टूट पड़ता है। दिखाया जाता है क्वीन एक सील्ड बनाकर रखा था और वो कहती है, मेरे को कस के पकड़ लो। और क्वीन थोड़ा सा चीखता है क्योंकि लिंग ने बहुत ही स्पीड के साथ उसे हवा में उड़ा लिया था। इसे क्वीन थोड़ा सा डर जाती है। भाई लिंग फुल स्पीड के साथ नीचे फिर से लैंड करता है और अपने थोड़ी सी पावर को रिलीज करता है। दिखाया जाता है एक आइस अटैक सामने की तरफ बढ़ता है, बट इविल जॉनी उन सारे आइस स्टोन को तोड़ते हुए लिंग की तरफ आ रहा था। अब बहुत ही स्लो मोशन के साथ दिखाया जाता है जब जॉनी लिंग के बहुत ही पास तक पहुंच चुका था, अचानक से एक बहुत ही खतरनाक सा स्वॉर्ड स्ट्राइक हो जाता है, जिसके कारण से इविल जॉनी को पीछे हटना पड़ता है। और ये और कोई नहीं बल्कि सनी था, जो कि अपने स्वॉर्ड बॉडी के साथ स्वॉर्ड इंटेंट अटैक करता है और ये काफी ज्यादा ही भयानक था। सनी गुस्से के साथ कहता है, जॉनी मैंने तुम्हें कब लड़कियों के ऊपर हाथ चलाना सिखाया था? और वो अपने तलवारों से वहां का पूरा एरिना को तफा कर देता है और वो जॉनी की साइड में पहुंचने के बाद जॉनी के ऊपर सीधा हमला करने के लिए बढ़ जाता है। तभी लिंग चीखती हुई कहती है, सनी उसके बॉडी के ऊपर अटैक मत करो, उसे इविल ड्रैगन ने पोजेस कर लिया है। भाई दिखाया जाता है सनी का 2 तलवार ऑलरेडी टूट चुका था, बट वो अपने स्पिरिचुअल एनर्जी का इस्तेमाल करता है और जॉनी की तरफ अटैक करने के लिए बढ़ता है, बट जॉनी का स्पीड हद से ज्यादा बढ़ चुका था और वो सनी के बहुत पास तक पहुंच जाता है। सनी अपने सेल्ट को एक्टिव करता है। वही ऊपर दिखाया जाता है लिंग क्वीन को लेकर आसमान में उड़ गई थी और वो ऊपर से सनी को कहता है, तुम अभी नीचे रहकर एक चारी की तरह फाइट करो, मैं तुम्हें ऊपर से हेल्प करती हूँ। भाई वहाँ पर एविल जॉनी का फोर्स रिलीज होता है। भाई जॉनी सनी के सेल्ट को तोड़ते हुए जमीन में लैंड करता है, जबकि सनी अपनी फुर्ती को यूज करते हुए अटैक को डॉज करता है और दिखाया जाता है इसका फोर्स इतना ज्यादा था कि सनी को भी बहुत ही ज्यादा दिक्कत हो रहा था। भाई लिंग मन में सोचती है, जॉनी के बॉडी के साथ ये आत्मा अपनी ताकत को हद से ज्यादा बढ़ा लिया है, जबकि दिखाया जाता है एविल जॉनी के साथ रियल जॉनी अभी भी अंदर ही अंदर फाइट कर रहा था और जॉनी एविल जॉनी को रोकने का कोशिश कर रहा था। तभी साइड से सनी कहता है, बाय लिंग अभी के अभी। और दिखाया जाता है जॉनी के आसपास एक आइस का फ्लावर बन चुका था। उसी फ्लावर के अंदर से कुछ स्पेल बाहर निकलता है जो कि हर तरफ से जॉनी को जकड़ लेता है। भाई एविल जॉनी जोर जोर से चीख रहा था और वो कहता है, तुम मेरे को इस तरीके से रोक नहीं सकते, मैं तुम सभी लोगों से अपना रिवेंज लेकर रहूंगा। आने वाले पूर्णिमा के दिन तुम सभी लोगों का खात्मा होगा। भाई वो फ्लावर मुरझा जाता है और जॉनी को पूरी तरीके से कवर कर लेता है। फिर धीरे धीरे जॉनी अपने सेंस में बाबा से लौटता है। सनी उसके पास आता है। अभी दिखाया जाता है सेक्ट का सीन, जहाँ पर एविल डार्की के कारण से जहाँ भी आग जल रहा था वो एक्सप्लोड हो चुका है और हर तरफ अफरा तफरी मच गई थी क्योंकि आसपास आग बहुत ही तेजी से जल रहा था। कुछ लोगों के तो बॉडी के ऊपर भी आग लग गया था। दिखाया जाता है एक लड़के के हाथों से जलती हुई मसाले नीचे गिरने लगता है और वहाँ पर एक बहुत ही खतरनाक सा एक्सीडेंट होने ही वाला था, बट वो बच जाता है क्योंकि वहाँ पर फास्ट एल्डर पहुंच चुके थे। और तभी लड़का कहता है, क्वीन का एविल टॉक्सिक एनर्जी बाहर रिलीज हो चुका है। मतलब वो अभी भी सोच रहा था कि
वो क्वीन का ही एनर्जी है, ना कि हमारे जॉनी का। भाई एल्डर तो बहुत ही ज्यादा गुस्सा हो जाता है और वो कहता है वो कमजोर से इविल एनर्जी को भी तुम लोग संभाल नहीं पा रहे, क्या बनोगे तुम लोग ताकतवर? तुम्हें क्या लगता है तुम इतने कमजोर से विल पावर के साथ मिस्ट्री रियलम पर जा पाओगे? और फास्ट एलर्ट का जो एनर्जी वहाँ पर रिलीज होता है वो उस जगह से भी बाहर निकलकर हर तरफ फैल जाता है। दिखाई जाता है वहाँ पर हर एक स्टूडेंट का हालत खराब हो गया था और एल्डर वहाँ से जाने लगता है और कहता है तुम सभी लोग यहाँ से जा सकते हो, आगे का मैं संभाल लूंगा। और फास्ट एल्डर मन में सोच रहा था अभी के टाइम का जो नया डिसेबल्स आए हैं वो काफी ज्यादा यूजलेस है, किसी काम के नहीं, इनके पास थोड़ा सा कुछ टैलेंट वगैरह नहीं है। वह दिखाया जाता है जॉनी के घर का सीन जहाँ पर जॉनी बेड पर था। क्वीन और लिंक बैठकर सनी को इधर से उधर घूमते हुए देख रहा था। सनी कहता है पूर्णिमा का दिन कुछ ही दिनों के बाद आने वाला है और हमें किसी भी हालत में एविल जॉनी को रोकना पड़ेगा। बट तभी वो सामने देखता है जॉनी अपनी आंखों को धीरे धीरे खोल रहा था, इसके कारण से सारे लोग उसके पास पहुंच जाता है। जॉनी कहता है आपको क्या लगता है मैं पूर्णिमा के दिन हमारे सेक्ट के अंदर एक डिजास्टर ले आऊंगा? क्या आपने जो कहा वो बात सच है? भाई सनी बहुत ही ज्यादा निराश हो जाता है। क्वीन अफसोस करती हुई कहती है ये सब कुछ मेरे लिए हुआ है, अगर मैं जॉनी को अपने पास आने नहीं देती और एनर्जी को एब्जॉर्ब करने नहीं देती तो फिर ये सब कुछ नहीं होता। भाई सनी कहता है इसमें तुम्हारा कोई वैसे फॉल्ट नहीं है, क्योंकि एविल टर्की हमेशा लड़कों के बॉडी के अंदर जाना चाहता है, क्योंकि अगर वो किसी भी हालत में उसके बॉडी को पोजेस कर लिया तो उस लड़के के बॉडी की आत्मा अपने आप से मर जाएगा। बट अगर मैं जॉनी की बात करूं तो फिर मेरे को नहीं पता वो अभी भी किस तरीके से जिंदा है। भाई जॉनी मन में सोचता है क्या इस बात का रिलेशन मेरे बॉडी के अंदर एक बार एनर्जी ज्यादा हो गया था जिसके कारण से मेरा जेंडर चेंज हो गया था, उसके साथ कोई ना कोई रिलेशन तो जरूर से रह रहा होगा। लिंक कहती है क्वीन कहती तुम्हारे बॉडी के अंदर काफी टाइम से एविल ड्रैको था, क्या तुम और एल्डर गू ने मिलकर कोई सॉल्यूशन अभी तक नहीं निकल पाए? मैं क्वीन आगे बढ़ती हुई कहती है जॉनी ने मेरी जिंदगी को बचाया है, इसी के कारण से आप अब से हमारी मार्शल ब्रदर बन चुके हैं। इससे सनी को थोड़ा सा शौक लगता है और वो रोने लगता है, क्योंकि अभी तक के लिए क्वीन का एक ही मार्शल ब्रदर था, अब 2 बन चुके हैं। भाई क्वीन कहती है ग्रैंडपा ने मेरे को कहा था एविल ड्रैको का एनर्जी हीन एनर्जी को बहुत ही ज्यादा अट्रैक्ट करता है और अगर थोड़ा सा भी स्पिरिचुअल एनर्जी के अंदर हेर फेर हुआ तो फिर वो बॉडी के ऊपर पूरी तरीके से अपना कंट्रोल खो सकता है। एविल ड्रैको का पूरा एनर्जी अगर जाग गया तो वो हर तरफ तफाई का मंजिल रच सकता है। बट इसका एक सॉल्यूशन है, अगर स्पिरिचुअल फायर के स्टोन जो कि डीमन बीस्ट के अंदर से पाए जाते हैं उन्हें एब्जॉर्ब करने से स्पिरिचुअल एनर्जी बढ़ता है। इसके साथ साथ आग के ऊपर अपना पूरा कंट्रोल जताने के बाद पूर्णिमा के दिन इविल ड्रैको को पूरी तरीके से खत्म किया जा सकता है। उसी दिन उसका ताकत भी सबसे ज्यादा रहता है, बट मैं ऐसा नहीं कर पाई थी क्योंकि मेरी बॉडी यीन क्यूआई से बनी हुई है, तो इसके कारण से जब भी मैं उसे बाहर निकलने का कोशिश करती थी मेरी बॉडी के अंदर से इन एनर्जी का जो पावर था वो उसे अपने आप से फिर से मेरे बॉडी के अंदर एब्जॉर्ब करवा देता था और इन्हीं सभी कारणों से मैं कभी भी इस ट्रबल से बाहर नहीं निकल पाई। बट मेरे को लगता है जॉनी ऐसा कर सकता है। जॉनी अपने बेड से नीचे उतरते हुए कहता है अच्छा अब जब मेरे को पता चल गया है तो चलो फिर स्पिरिट स्टोन को इकट्ठा करा जाए। ब्रदर सनी आपको भी मेरे साथ चलना पड़ेगा, हम लोग डीमन बीस्ट माउंटेन के अंदर जाएंगे। लास्ट टाइम मैं इतना ज्यादा ताकतवर नहीं था, इसके कारण से उन इविल एसेसिन्स के हाथ का शिकार बन गया था, बट इस बार ऐसा नहीं होगा, इस बार मैं अपने हाथों से अपने डेस्टिनी रचूंगा। मैं दिखाया जाता है फास्ट एल्डर का सीन जो कि हवा में उड़ते हुए मन में सोच रहा था इस बार के जितने भी सारे डिसेबल्स हैं वो बहुत ही ज्यादा कमजोर है, मिस्टर रियलम पर जाने का इनके पास ज्यादा कुछ क्वालिफिकेशन नहीं है। तभी नीचे से आवाज आता है जॉनी उधर देखो, और इसे फास्ट एल्डर भी नोटिस कर लेता है। वो देख पाता है जॉनी और सनी एक नदी के तट पर खड़े होकर बातें कर रहे थे। सनी कहता है ये देखो यहाँ पर बहुत सारे फायर वुल्व्स का पैरों का निशान है, लगता है यहाँ पर फायर वुल्व्स जरूर से मिलेंगे। और फास्ट एल्डर यहाँ पर इन दोनों को देखने के लिए हवा में गायब होने लगता है और ऊपर से सभी चीज को नोटिस करने लगता है। दिखाया जाता है बाबर एक डीमन वुल्फ पहुंच चुका था और वो सीधा जॉनी के ऊपर हमला कर देता है, बट जॉनी के लिए ये पहला शिकार था। वो बहुत ही ज्यादा घबरा जाता है और इसके कारण से सनी तेजी से उसके सामने आते हुए काफी जबरदस्त अटैक कर देता है और वो बॉल दूर जाकर गिरता है, बट बॉल काफी ज्यादा ताकतवर था और वो फिर से खड़ा हो जाता है। सनी कहता है ब्लू फायर डीमन वुल्फ बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग तो नहीं होते और ये 2nd लेवल का बीस्ट है, बट ये लोग झुंड में रहता है और इसके कारण से वो बहुत सारे बड़े बड़े मास्टर को भी खत्म कर रखा है। बट लगता है ये वुल्फ अपने झुंड से बाहर निकल चुका है, बट जॉनी सामने देखते हुए उसका पसीना छूट जाता है और वो कहता है ब्रदर सनी अपने कहा वो लोग अकेले हैं, बट लगता है उसके पीछे और भी बहुत सारे हैं। और दिखाया जाता है उस ब्लू वुल्फ के साइड पे बहुत
सारी लाल लाल आंखें उन दोनों को देख रहे थे और पहाड़ी के साइड में एक खतरनाक सा धमाका होता है। दिखाया जाता है जॉनी और सनी बहुत ही तेजी से भाग रहा था। सनी कहता है जॉनी तुम साइड से भाग जाओ, हम लोग ऐसे नहीं दौड़ सकते। भाई सनी और जॉनी दो साइड में बढ़ जाते हैं। भाई वो ओल्फ भी दो झुंडों में बढ़ जाते हैं। एक ओल्फ जॉनी के बहुत पास तक पहुंच चुका था, इसके कारण से जॉनी को ड्रैगन फुटवर्क टेक्निक का इस्तेमाल करना पड़ता है। इसके साथ साथ अपने हाथों से फायर तालिस्मा का इस्तेमाल करता है, जिससे कि एक बहुत ही खतरनाक सा आग के लपटे निकलता है और उस ओल्फ के ऊपर हमला कर देता है। और इस फायर अटैक को देखने के बाद सनी बहुत ही ज्यादा घबरा जाता है और वो पीछे घूमते हुए मन में सोचता है, लगता है जॉनी का फायर के ऊपर कंट्रोल अभी और भी ज्यादा इम्प्रूव हो चुका है, बट मेरे को यहाँ पर काफी ज्यादा ही टेंस क्यों फील हो रहा है। दिखाया जाता है वहाँ पर ओल्फ्स का पूरा झुंड आ पहुँचता है। जॉनी का फायर अटैक वो ओल्फ तो जल गया था, बट वो मरने से पहले अपना एक हमला जॉनी के हाथ के ऊपर कर जाता है। जॉनी वहाँ पर दौड़ते हुए बहुत ही ज्यादा थक चुका था, बट उसके सामने अभी और भी बहुत सारे मॉन्स्टर पहुंच जाते हैं। जॉनी मन में सोचता है मैं यहाँ पर किसी भी तरीके से होल्ड बैक तो नहीं कर सकता, मेरे को इनके साथ फाइट करना ही पड़ेगा। और वो सामने बढ़ जाता है। दिखाया जाता है वो फास्ट ओल्फ के ऊपर हमला करता है और जॉनी पूरी तरीके से हक्का बक्का हो जाता है, क्योंकि वो बहुत ही आसानी से उस ओल्फ को खत्म कर दिया था। वो मन में सोचता है अरे यार, मार्शल पावर को एक्टिव करने के बाद मेरा ताकत तो काफी ज्यादा बढ़ चुका है। वो देखता है उसके हाथ के ऊपर स्पिरिचुअल एनर्जी रिलीज हो रहा था और वो मन में सोचता है इसे ही कहा जाता है मार्शल मास्टर का पावर। और लगता है एविल डार्की ने मेरी बॉडी को इस मुकाम तक पहुंचा दिया है। और तभी दिखाया जाता है दूसरा और एक ओल्फ जॉनी के ऊपर पीछे से हमला करता है और जॉनी डॉज करने के लिए अपने तलवार को उसके मुंह के अंदर डाल देता है, बट कुछ देखते हुए जॉनी पूरी तरीके से शॉक हो जाता है। और दिखाया जाता है जॉनी के सामने का जो ओल्फ था उसके स्पिरिट एनर्जी को जॉनी बहुत ही आसानी से फील कर पा रहा था। वो उसके कमजोरी, उसके ताकत, हर जगह को आराम से देख पा रहा था, बट जॉनी को इसे बहुत ही अचानक से देखने के बाद थोड़ा सा डर भी लगता है। और तभी दिखाया जाता है साइड से दूसरा और एक ओल्फ हमला करने के लिए आगे बढ़ता है। जॉनी कहता है मैं अपने बाकी के भाई बहनों की तरह फाइट कर सकता हूँ, और वो अपनी तलवार से एक बहुत ही खतरनाक सा स्ट्राइक करता है। दिखाया जाता है वो उस ओल्फ के सिर को फाड़ते हुए दूसरे ओल्फ की तरफ बढ़ जाता है और उसे भी काट डालता है। और ऐसे ही जॉनी ने बाकी के सारे ओल्फ को भी खत्म कर देता है और मन में सोचता है मेरे को अभी भी विश्वास नहीं हो रहा। मेरे को जैसे कि मास्टर ने कहा था मैं बहुत ही ज्यादा कमजोर हूँ। मेरे को लगता है मास्टर के कहने के जैसे मैं अभी उतना ज्यादा कमजोर नहीं हूँ। मैं उन सारे मॉन्स्टर को अपने अकेले हाथों से खत्म कर दिया, बट हाँ वो फिर भी तो ग्रेड 2 के डीमन बीस्ट थे, तो इसके ऊपर मैं ज्यादा कुछ गर्व भी नहीं कर सकता। ये तो मेरे सीनियर भाई बहनों के सामने कुछ भी नहीं है। चलो मेरे को अभी सनी को ढूंढना चाहिए। और वो थोड़ा सा आगे बढ़ रहा था, जबकि पीछे से दिखाया जाता है पानी के ऊपर कुछ बुलबुले उड़ रहे थे। मतलब इस पानी के अंदर कुछ न कुछ गड़बड़ी तो जरूर से है। तभी कोई सोचता है ब्लू फायर रोल ये तो अपने टेरिटरी से कभी भी बाहर नहीं निकलता, ये अपनी ही एक जगह बनाकर उसमें राज करता है, तो ये लोग यहाँ पर क्यों आए हैं? यहाँ पर कुछ न कुछ गड़बड़ी तो जरूर से है। और ये असल में सनी ही सोच रहा था। वो बहुत सारे ओल्ड मॉन्स्टर को खत्म करते हुए इन सारी चीजों के बारे में सोच रहा था, जबकि सनी उन ओल्ड्स के स्पिरिट स्टोन को उठाते हुए कहता है ये है आर्ट मैजिक कोड स्टोन। मैं सोच रहा हूँ इन पत्थरों का बाजारों में कितना कीमत निकल सकता है। और दिखाया जाता है जॉनी के पीछे के पानियों में बुलबुले अब और भी ज्यादा तेजी से निकल रहे थे और फिर एक पानी का सुनामी जैसे कि बाहर आ रहा था। और इस पावर को फील करने के बाद जॉनी भी पूरी तरीके से शॉक होते हुए पीछे देखता है। दिखाया जाता है वो पानी सीधा सीधा जॉनी के ऊपर हमला करता है। जॉनी उस पानी को अपने तलवार के साथ रोकने का कोशिश करता है, बट उसका फोर्स हद से ज्यादा था। इसके कारण से जॉनी जाकर दीवारों के साथ टकरा जाता है और उसे काफी ज्यादा ही चोट लगता है, जबकि उसका तलवार नीचे गिर जाता है। जॉनी वहां से उठने का कोशिश करता है। तभी दिखाया जाता है किसी के मुंह के अंदर से एक जीभ बाहर निकलता है और वो आर्ट स्पिरिट स्टोन को उससे निगल लेता है। जॉनी अपने तलवार को उठाता है और अपने पावर को एक्टिव करते हुए मन में सोचता है तो ये है असली डीमन बेस्ट। मैं तो अपने आप को बहुत ज्यादा 30 मार खान सोच रहा था, चलो देखा जाए अब इससे। और दिखाया जाता है एक बहुत ही जायंट सा फ्रॉग वहां पर आ चुका था। उसका साइज हद से ज्यादा बड़ा था। वो मॉन्स्टर अपने हाथों से जॉनी को मसलने का कोशिश करता है, बट जॉनी इसे डॉज कर लेता है और पीछे हट जाता है। बट वो मॉन्स्टर यहीं पर नहीं रुकता और अपने मुंह से अपनी जीभ को निकालते हुए जॉनी के ऊपर हमला करता है। जॉनी इसे भी बहुत ही कठिनाइयों से डॉज करता है और उसके मुंह से खून भी निकल जाता है। और वो मन में सोचता है ये मॉन्स्टर बस बड़ा ही नहीं है, इसके साथ साथ इसका स्पीड हद से ज्यादा है। मैं इसे किसी भी हालत में इजी नहीं सोच सकता। क्या ये उसी ओल्ड मॉन्स्टर की तरह ही है? नहीं, उससे तो थोड़ा
ज्यादा ही होगा। और बस पलकों में वो मॉन्स्टर उसके सामने से गायब हो जाता है। जॉनी ये देखकर पूरी तरीके से सदमे में चला जाता है। वो फ्रॉग असल में जॉनी के ऊपर पहुंच चुका था और वो ऊपर से जॉनी के ऊपर गिरने लगता है। जॉनी भी इसे नोटिस कर लेता है। फिर दिखाया जाता है वो मॉन्स्टर जब जमीन में गिरता है वहाँ पर एक खतरनाक सा प्रेशर रिलीज होता है, बट जॉनी अपने ड्रैगन फूट स्टेप का इस्तेमाल करते हुए वहाँ से हट जाता है। बट वो मॉन्स्टर आते ही अपनी जीप को बाहर निकलते हुए जॉनी के ऊपर फिर से हमला करता है। बट जॉनी अपने ड्रैगन फुटवर्क स्टेप के सेकंड स्टेज का इस्तेमाल करते हुए उस फ्रॉग के पास पहुंचता है और मन में सोचता है, मैंने सुना है इन जायंट फ्रॉग के सबसे कमजोर सा पार्ट उसके आंख होता है। और वो अपने फायर तालिस्मा को निकालते हुए फायर का इस्तेमाल करने जाता है, बट वो फ्रॉग अपने हाथों से फिर से जॉनी को मसलने का कोशिश करता है। जॉनी जाकर पहाड़ों के दीवारों के साथ टकराता है और मन में सोचता है, मैं थोड़ा सा भी यहाँ पर इजी नहीं जा सकता। ये मॉन्स्टर काफी ज्यादा ही ताकतवर है, क्या मैं सच में इसे हरा भी पाऊंगा? और तभी वो अपने तलवार की तरफ देखता है और वो तलवार पूरी तरीके से टूट चुका था। और जॉनी भी इसे देखने के बाद पूरी तरीके से सदमे में चला जाता है। वो कहता है, अब इसके साथ मैं कैसे फाइट करूं? बट वो बस यही सोच रहा था। फ्रॉग का जीप फिर से जॉनी के पास पहुंच जाता है, बट जॉनी भी इसे नोटिस कर लेता है और उसे डॉज करता है। बट वो फ्रॉग मॉन्स्टर पे मुंह से पानी का अटैक करता है, जिससे कि वो पूरा जगह पानी पानी हो जाता है। और दिखाया जाता है जॉनी का फायर स्पेल अब एक्टिव भी नहीं हो रहा था। वो पूरी तरीके से वहाँ पर हेल्पलेस हो गया था। उसके पास ना था तलवार, ना था फायर स्पिरिचुअल एनर्जी जिसके इस्तेमाल करते हुए वो अपने डिफेंस कर सके। अब जॉनी पूरी तरीके से बेबस था। तभी वो मन में सोचता है, मेरे को अब क्या करना चाहिए? बट तभी उसे कुछ याद आता है जब उसका टीचर पूछ रहा था, जॉनी तुम हमारी शांति के नींद सेक्ट पर क्यों आए हो, क्या तुम्हें पता है? जॉनी कहता है, हाँ मास्टर, मैं अपने डिफेंस को और ज्यादा ताकतवर बनाना चाहता हूँ। और दिखाया जाता है जॉनी तब हार्ड बात ले रहा था। मास्टर कहता है, नहीं। तो जॉनी कहता है, हाँ, ग्रैंडपा ने कहा था मार्शल आर्ट को सीखने के लिए। तभी मास्टर पूछता है, क्या तुम्हें पता है मार्शल आर्ट को सीखने के लिए कौन कौन सी चीज का जरूरत है? जॉनी कहता है, टैलेंट और लक की। बट मास्टर कहता है, हाँ, सारे चीजों को सीखने के लिए या फिर उसमें मास्टरी हासिल करने के लिए टैलेंट और लक का थोड़ा सा जरूरत पड़ता है। बट जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है वो है परसिस्टेंस, अर्थात लॉन्ग टाइम तक और डिसिप्लिन के साथ एक चीज को प्रैक्टिस करते रहना। हजारों चीज के ऊपर कॉन्सेंट्रेट करने से अच्छा बस एक ही आर्ट को इतना ज्यादा प्रैक्टिस कर लो कि उससे तुम्हारी मास्टरी हासिल हो जाए और उसी से तुम बहुत ही ज्यादा ताकतवर बन सकते हो। तुम्हें अपनी बॉडी को भी बहुत ही ज्यादा ताकतवर बनाना पड़ेगा। और उसी के बाद उसके टीचर ने शांति के निंग सेट का सबसे इम्पोर्टेंट फॉर्मूला जो कि फ्रीली रोमिंग फॉर्मूला है उसे दिया था। जॉनी कहता है, हाँ, फ्रीली रोमिंग फॉर्मूला का मैं यहाँ पर डायरेक्ट क्यूआई एनर्जी का इस्तेमाल कर सकता हूँ। और दिखाया जाता है जॉनी के हाथों में फ्रीली रोमिंग फॉर्मूला एक्टिव हो जाता है। वो मन में सोचता है, मैंने इस पावर को इस्तेमाल करते हुए अभी भी किसी को नहीं देखा, बट मैं अगर मेरे कोड का इस्तेमाल करते हुए अटैक करूँ तो फिर मैं देखना चाहता हूँ ये कितना ज्यादा ताकतवर बन सकता है। वो फ्रॉग मॉन्स्टर उसे देख लेता है और वो सीधा अपनी जीभ से जॉनी के ऊपर हमला करता है। दिखाया जाता है मगर पानी अब फिर से नीचे आ चुका था। जॉनी अपने टूटे हुए तलवार से ही उस फ्रॉग के जीभ को काटते हुए आगे बढ़ रहा था। उसके दूसरे हाथ पर फ्रीली रोमिंग फॉर्मूला का कोर एनर्जी एक्टिव करा हुआ था। वो ड्रैगन फुटवर्क स्टेप्स का इस्तेमाल करते हुए उस फ्रॉग के ऊपर पहुंच जाता है और वहां से अपनी स्पीड के साथ साथ फुल पावर का इस्तेमाल करते हुए उस फ्रॉग के ऊपर लैंड करता है। वो फ्रॉग उसे खा जाता है। दिखाया जाता है पहले तो वहाँ पर कुछ भी नहीं होता, बट उसके बाद उस फ्रॉग के ऊपर एक बहुत ही खतरनाक सा धमाका होता है और उस फ्रॉग के नीचे थोड़ा सा बवंडर बनता है और फिर पेट को फाड़ते हुए जॉनी बाहर निकलता है और फिर जॉनी टायर्ड होकर दूर जाकर गिरता है। जॉनी सामने देखता है उसके अटैक के कारण से पानी में एक बवंडर बन चुका था। वो बहुत ही हार्डली उस पॉन्ड के अंदर से बाहर निकलने में सक्षम होता है। तभी पीछे से सनी पहुंचता है और जॉनी को वहाँ से बाहर निकलने में मदद करता है। और वो भी समझ नहीं पा रहा था यहाँ पर चल के रहा है, बट फिर वो जॉनी को उठाता है और वहाँ से ले जाने लगता है। जॉनी बहुत ही ज्यादा निराश हो गया था और वो सनी को कहता है, मेरे को माफ कर देना, तुम्हें मेरे लिए इतना ज्यादा ट्रैवल सहना पड़ा। भाई सनी मन में सोच रहा था इस जॉनी के बॉडी के अंदर काफी सारे मिस्ट्रीज छुपे हुए हैं। और थोड़ा सा पास्ट का सीन दिखाया जाता है जब सनी ने जॉनी को उठाया था और सनी देखता है जॉनी के बॉडी के ऊपर एक भी स्क्रैच तक नहीं था। इसके अलावा वो जब साइड में देखता है वहाँ पर एक स्पिरिट स्टोन गिरा हुआ था। सनी उसके पास जाता है और उस मॉन्स्टर के बॉडी के अंदर से उस स्पिरिट स्टोन को बाहर निकलता है जो कि एक ग्रेड 3 का मैजिक कोड था। मतलब वो डीमन ओल 2 लेवल का था और ये फ्रॉग 4 लेवल का था। सनी जब पूछता है तुमने इसे किस तरीके से हराया, तो जॉनी कहता है मैंने वही फ्रीली रोमिंग के साथ साथ मेरे क्यूआई एनर्जी को इस्तेमाल किया। इससे सनी बहुत ही ज्यादा हक्का बक्का
हो जाता है। और ऐसे ही जब वो लोग आगे बढ़ रहे थे, अचानक से वो दो बंदे को देखते हैं और वो लोग बातें कर रहे थे। एक बंदा दूसरे बंदे से कहता है, आज तुम्हारा तबीयत ठीक नहीं लग रहा और मेरे को लगता है उस फाइट के अंदर तुम क्या करोगे इसके बारे में भी तुम्हें कोई भी प्रिपरेशन नहीं लिया है। वही दूसरा आदमी कहता है, वो एविल ड्रैको बहुत ही ज्यादा ताकतवर है, उसके साथ हम लोग ऐसे ही फाइट नहीं ले सकते। भाई पहला वाला बंदा कहता है, अगर उस लड़की उन एल्डर्स लोग प्रोटेक्ट नहीं कर रहे होते तो मैं 6 साल पहले ही उसे इस सेक्ट से बाहर निकाल देता। ना रहता बांस ना बजती बांसुरी। उस लड़की को खत्म क्यों नहीं कर देते, इससे हमें कोई भी ट्रबल नहीं होगा। भाई दूसरा आदमी कहता है, यहाँ पर इतने जोर से बातें मत करो क्योंकि दीवारों के भी कान होते हैं। पहला आदमी कहता है, इस डीमन बेस्ड फॉरेस्ट के अंदर कोई भी लोग तुम्हें नहीं मिलेगा। और तभी उनके सामने कोई आता है और वो दोनों बहुत ही ज्यादा घबरा जाता है और जल्दी से जल्दी अपने सारे तालिस्मान को निकाल लेता है और उन्हें पूछता है, तुम लोग कौन हो, कि तुम लोगों ने हमारी बातें सुन ली? और ये असल में जॉनी और सनी था। पहला आदमी कहता है, अगर तुम लोगों ने हमारी बातें सुन ली है तो तुम लोग यहाँ से और नहीं जा सकते। और वो हमला करने के लिए बढ़ जाते हैं। भाई जॉनी अपने बॉडी के अंदर से स्पिरिचुअल एनर्जी को एक्टिव करता है, बट सनी उसे रोक लेता है और अपनी ग्रेविटी फोर्स का इस्तेमाल करता है। दिखाया जाता है वो दोनों बंदे मुंह के बल जमीन में गिर चुके थे, उनका हालत खराब हो चुका था। सनी कहता है, तुम्हें पता है ना, दो डिसाइपल आपस में फाइट नहीं कर सकते, ये हमारे सेक्ट के रूल के बाहर है। भाई जॉनी कहता है, बड़े भाई क्या आप इन दोनों को छोड़ देने वाले हैं? सनी कहता है, हाँ ये तुम दोनों, मेरे नाम याद रखना, मेरा नाम है सनी याननैंग। अगर तुम लोगों का ऐसा ही चलता रहा तो बाद में तुम लोग इतनी आसानी से बच नहीं पाओगे। भाई वो दोनों मन में सोचते हैं, क्या सनी याननैंग, मतलब ये तो हमारे सेक्ट के लीडर का डिसिपल्स हैं। भाई सनी और जॉनी आगे सेक्ट की तरफ बढ़ रहे थे और उनके सामने एक पोर्टल था। सनी कहता है, मैंने तुम्हें रोक दिया क्योंकि ये हमेशा से होता आ रहा है। क्वीन को यहाँ के आसपास के कोई भी लोग पसंद नहीं करते। सनी गार्ड को अपना टोकन दिखाते हुए आगे पोर्टल की तरफ आता है और कहता है, तुम मेरे साथ आओ, मैं तुम्हें दिखाता हूँ। और वो लोग उस पोर्टल के अंदर चले जाते हैं और एक मार्केट के अंदर टेलीपोर्ट हो जाते हैं। वहाँ पर सारे लोग बहुत ही ज्यादा चिढ़ रहे थे, उनके बॉडी से जैसे कि इविल एनर्जी बाहर निकल रहा था। एक आदमी गुस्से के साथ टेबल में अपने हाथ पटकते हुए कहता है, इस ड्रैको के कारण मैं अपने मार्शल आर्ट की प्रैक्टिस अभी नहीं कर सकता। भाई दूसरी तरफ कोई कहता है, इस लड़की को बाहर क्यों नहीं निकाल देते इस सेक्ट से? हाँ हम सभी लोग जाएंगे और एल्डर से गुजारिश करेंगे कि उस लड़की को इस सेक्ट से बाहर निकाल दिया जाए। और ऐसे ही सारे लोग क्वीन के ऊपर भड़ास निकल रहे थे। सनी कहता है, मिस्ट्रेस रिलेम अब खोलने ही वाला है और अभी के टाइम ये सभी लोग ड्रैको के इविल एनर्जी का शिकार बन चुके हैं। जब भी ड्रैको का एनर्जी यहाँ पर फ्लो होता है, सभी कमजोर लोगों का कल्टीवेशन एक जगह पर आकर रुक जाता है। वो लोग और प्रैक्टिस भी नहीं कर पाते। भाई जॉनी को बहुत ज्यादा खराब लगता है क्योंकि यहाँ पर क्वीन का कोई भी दोस्त नहीं था। वो अपने जान में खेलते हुए इस पावर को अपने बॉडी के अंदर ही समाये रखती थी, बट एक्सीडेंटली वो जॉनी के अंदर प्रवेश कर गया। भाई जॉनी टेंस होते हुए सोचता है, अगर ये सारी बात क्वीन के कानों तक पहुंची तो मेरे को नहीं पता वो क्या कर देगी। वो अपने हाथ को टाइट करता है और मन में सोचता है, मैं उसके लिए जरूर से कुछ न कुछ तो करूंगा। वो लोग वापस से जॉनी के घर में पहुंच जाता है और वहाँ पर बहुत सारे स्पिरिट स्टोन एंड बोन रिफाइंग लिक्विड के साथ साथ बहुत सारे पिल्स भी रखे गए थे। वो उन सारी चीजों को एब्जॉर्ब कर रहा था। जॉनी यहाँ पर अपने अंदर की स्ट्रेंथ को कल्टीवेट कर रहा था जिससे कि उसका स्पिरिट एनर्जी और भी ज्यादा ताकतवर हो और वो इविल स्पिरिट के साथ फाइट कर सके। भाई सनी कहता है, क्या इन स्टोन्स के अंदर का जो स्पिरिट एनर्जी है ये इतना ज्यादा वायलेंट है या फिर ड्रैको म्यूटेट कर रहा है और अपने आप को और ज्यादा ताकतवर बना रहा है? बट अभी तो पूर्ण चांद की रात भी नहीं आया है, तो फिर यहाँ पर क्या चल रहा है? भाई दिखाया जाता है धीरे धीरे जॉनी के बॉडी के अंदर से इविल एनर्जी टेंस से और भी टेंस बनता ही जा रहा था। जॉनी को इससे बहुत ज्यादा प्रॉब्लम होता है और दिखाया जाता है उसके बॉडी के अंदर से एक बहुत ही पावरफुल इविल एनर्जी का फोर्स घर को तोड़ते हुए बाहर निकल जाता है। भाई दूसरी तरफ एक पहाड़ी का सीन दिखाया जाता है। एक आदमी अपने हाथों को जमीन में रखते हुए स्पेल कास्ट कर रहा था और वो एक मुस्कुराहट देता है और कहता है, चलो तुम मिल गए, चलो अब खेल को रचा जाए। दिखाया जाता है जॉनी के घर दफा हो रहा था और उसके बॉडी के अंदर से काफी ज्यादा ही पावरफुल इविल फोर्स बाहर रिलीज हो रहा था। सनी अपने सॉर्ड एनर्जी के साथ अपने आप को और जॉनी को प्रोटेक्ट करने का कोशिश कर रहा था। वो मन में सोचता है, इतना ज्यादा पावरफुल ताकत क्यों रिलीज हो रहा है? क्या कोई बाहर यीन एनर्जी का एक एक्सट्रीम फोर्स को जनरेट कर रहा है जिससे कि ड्रैको उस पावर के लालच में बाहर आ जाए? बट क्या उसे डर नहीं है कि हमारे सेट के एल्डर्स लोग उन्हें पकड़ लेंगे? भाई जॉनी कहता है, बड़े भाई सनी मेरे को प्लीज और भी ज्यादा माना कोड दीजिए। भाई सनी कहता है, अभी तक तुमने बहुत सारे माना कोड्स को एब्जॉर्ब कर लिया है, अगर इसी तरीके से चलता रहा तो तुम मर जाओगे। भाई दिखाया जाता है सनी के कमर के पास स्टोरेज बैग था जिसके अंदर सारे माना कोड्स रखे गए थे।
भाई जॉनी सनी से अपने स्टोरेज बैग को छीनते हुए वहाँ से भाग जाता है और वो कहता है मेरे पास ज्यादा टाइम नहीं है, मेरे को जल्दी से जल्दी करना पड़ेगा। और वो विंडो को तोड़ते हुए बाहर निकलता है और दौड़ते हुए वहाँ से भागने लगता है, जबकि सनी जोर जोर से चीख रहा था प्लीज जॉनी रुक जाओ, मेरे को मदद करने दो। बट जॉनी वहाँ पर रुकता नहीं है और वो आगे बढ़ता ही जा रहा था। उसके बॉडी के अंदर से काफी ज्यादा एविल फोर्स बाहर रिलीज हो रहा था और दिखाया जाता है धीरे धीरे ड्रैको फिर से जॉनी के ऊपर कंट्रोल करना स्टार्ट कर देता है। सनी सामने देखता है जंगल के अंदर से काफी ज्यादा एविल एनर्जी बाहर रिलीज हो रहा था। वो पूरी तरीके से हक्का बक्का हो गया था और फिर दिखाया जाता है वो एनर्जी आसमान में बादलों की तरह फैल जाता है। इस बादल को वहां से हर कोई महसूस कर सकता था, देख सकता था। वो लोग चीखते हैं अब ये क्या है, क्या यहाँ पर कोई अपने रिलम से ब्रेक थ्रू कर रहा है? बट ऐसा देखने में नहीं लग रहा, क्योंकि पूरा आसमान रेड कलर का हो जाता है और उसके अंदर काले काले बादलों के अंदर से रेड कलर का बिजली चमकता है और उसी बिजली के बीच से एक बहुत बड़ा पोर्टल बनता है और उसी चीरते हुए दो आंख ओपन होता है। और इस अजीब से फोर्स को महसूस करने के बाद वहाँ पर हर एक बंदा हक्का वक्का हो गया था। मैं इससे शिफ्ट होता है लॉ एंड एनफोर्समेंट हॉल पर। एल्डर को क्वीन से कहता है अभी के लिए कुछ दिनों तक तुम इस घर के अंदर ही रहना, बाहर जाने का बिल्कुल भी कोशिश भी मत करना। और फिर गू वहाँ से चला जाता है। मैं क्वीन बेड पर सो जाती है और मन में सोचती है पता नहीं जॉनी क्या कर रहा होगा। और तभी वो आसपास से बिजली का साउंड सुनता है। दिखाया जाता है एल्डर के काउंसिल हॉल को कुछ स्टूडेंट चीफ एल्डर को रिपोर्ट करने के लिए आता है। दोबारा से ड्रैको बाहर निकल चुका है और हर तरफ उसका काला साया छाता जा रहा है। इससे फास्ट एल्डर बहुत ही ज्यादा हैरान होता है और वो पीछे घूमते हुए कहता है हमारे सेठ इतना भी ज्यादा कमजोर नहीं है, बहुत सारे टैलेंटेड डिसेबल है, वो लोग बहुत ही आराम से इसे संभाल लेंगे। बट वो डिसेबल इस परिस्थिति का सीरियसनेस के बारे में और कुछ कह पाता अचानक से सामने थर्ड एल्डर पहुंच जाती है और वो कहती है इस बार का जो ड्रैको का पावर है वो पिछले किसी भी आउटब्रेक से ज्यादा है। यहाँ पर सारे लोग ऑलरेडी आ चुके हैं। भाई फास्ट एल्डर बाहर आता है तो फास्ट एल्डर भी बहुत ही ज्यादा ही हैरान हो जाता है जब वो आसमान की तरफ देखता है, क्योंकि पूरा आसमान काला भर चुका था और वहाँ पर बहुत सारे मार्शल आर्टिस्ट भी पहुंच चुके थे और इस नजारा का मजा ले रहे थे। एक मार्शल आर्टिस्ट कहता है फास्ट एल्डर मुझे पता है आप बहुत ज्यादा स्ट्रिक्ट हैं, बट क्या है इतने खतरनाक मॉन्स्टर को आप अपने डिसेबल्स के ऊपर छोड़ने वाले हैं? भाई अब फास्ट एल्डर को परिस्थिति का गहराई समझ में आता है और वो कुछ और बात कर रहे थे जबकि सीन शिफ्ट होता है मार्केट की तरफ। वहाँ पर हर जगह अफरा तफरी मच गई थी। एक कल्टिवेटर कहता है मेरे स्पिरिचुअल पावर के साथ क्या हो रहा है, ये सभी चीज इविल पावर बनकर बाहर रिलीज हो रहा है, लगता है कोई एब्सॉर्ब कर रहा है। और तभी दिखाया जाता है उसी काली बादलों के लाल बिजलियों के साथ पानी की बूंदों की जगह गोल्डन कलर का एक चिपचिपी सा चीज बूंदों की तरह जमीन में गिरने लगता है। ये देखकर तो वहाँ के सारे लोग पूरी तरीके से हैरान हो ही रहे थे, बट वो बूंद धीरे धीरे किसी का शेप लेने लगता है। दिखाया जाता है वो लड़की बहुत ही ज्यादा घबरा जाता है। उन बूंदों से मॉन्स्टर बनने लगते हैं जिनके अंदर से ड्रैको का एनर्जी बह रहा था। बॉडी के अंदर आग के लपटे थे। वो धीरे धीरे कमजोर और नॉर्मल से लोगों के ऊपर हमला करने के लिए आगे बढ़ रहे थे। वो लड़की चीखती हुई कहती है प्लीज कोई तो आओ, मेरे को बचा लो। भाई वो बेस्ट तेजी से उसकी तरफ बढ़ रहा था और तभी एक रेड हेयर वाला लड़की को दिखाया जाता है। वो सीधा आता है और उन दोनों मॉन्स्टर को वहीं पर खत्म कर देता है। सारे लोग उन्हीं को देखते हैं और कहता है ये तो वर्षा और वृष्टि है जो कि थर्ड एल्डर का डिसेबल है, लगता है अब हम लोग बच जाएंगे। मेरी साइड में दिखाया जाता है उन बचे हुए पानी के बूंद फिर से जुड़ने लगता है। रेड हेयर वाला लड़की कहती है ड्रैको बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो सकता है बट वो अभी भी जिंदा नहीं हुआ है और इसके कारण से इसके सबऑर्डिनेट मॉन्स्टर भी अभी तक उतना ज्यादा पावरफुल नहीं है जितने कि उन्हें होना चाहिए, तो इसके कारण से हम लोग बहुत ही आसानी से इन्हें डिफीट कर सकते हैं। और वो दोनों ही अलग होते हुए अटैक करने के लिए बढ़ जाते हैं। सीन शिफ्ट होता है जॉनी की तरफ। जॉनी के आसपास बहुत सारे स्पिरिट स्टोन बिखरे हुए थे। वो मन में सोचता है कि इतने सारे स्पिरिट स्टोन भी काफी नहीं है, मेरे को अपनी होश को खोने से पहले कुछ न कुछ तो कर जाना ही पड़ेगा। भाई वो 4th लेवल के स्पिरिट स्टोन को पकड़कर उसे कल्टिवेट करने का कोशिश करता है और उसी के बाद वो अपनी होश को खो बैठता है और वो फिर से उसी स्पिरिट रियलम पर वापस से पहुंच जाता है। भाई अंधेरे को चीरते हुए एक हाथ आगे बढ़ता है और ये असल में एविल जॉनी था। उसका एक हाथ पूरी तरीके से अब एक मॉन्स्टर के ग्रैंडलेट में तब्दील हो गया था और उसका एक टेल भी निकल आया था और उसके पास 2 हॉर्न भी थे। वो आगे बढ़ते हुए कहता है मैंने तुम्हें कहा था मैं वापस से जरूर आऊंगा और देखो मैं आ गया। भाई सीन शिफ्ट होता है एक मैजिक वेपन जायंट स्पिरिट शिप को दिखाया जाता है जो कि आसमान की तरफ उड़ रहा था। उसके ऊपर फास्ट एल्डर और बाकी के सारे स्ट्रॉन्ग पावर हाउस बैठे हुए थे। वो लोग स्पिरिट शिप के द्वारा आसमान से गिरते हुए सारे बिजली को
को रोक रहा था। भाई जमीन में जितने भी जगह वो गोल्डन कलर का भूत गिर रहा था उसके अंदर से एक मॉन्स्टर का जन्म हो रहा था। उसके साथ साथ हर जगह आग के लपटे साफ साफ देखा जा सकता था। फास्ट एल्डर मन में सोचता है हमारे डिसेबल्स लोग इतना तो ताकतवर है कि वो लोग जमीन में रहते हुए सारे डीमन बीस्ट को खत्म कर सकता है। फास्ट एल्डर पीछे घूमते हुए एल्डर पू को ऑर्डर देता है एरी को एक्टिवेट करा जाए। दिखाया जाता है उन्हीं में से एक ब्लैक हेयर वाला एल्डर कहता है मैंने इस एरी के ऊपर पिछले कुछ सालों से मेहनत करा है मिस्टीरियस रिलम पर यूज करने के लिए। क्या आप मेरे से उसे यहाँ पर यूज करना चाहते हैं? भाई फास्ट एल्डर गुस्से के साथ कहता है फालतू मत बको, जितना कह रहा हूँ उतना करो, नहीं तो सबके सब हम लोग यहाँ पर दफन हो जाएंगे। भाई वो एल्डर एक शॉर्ट एरी को बाहर निकालता है और वो उसे एक्टिवेट करते हुए कहता है अगर इसमें कोई भी भूल चूक हुआ तो इसके लिए कोई भी रिस्पॉन्सिबिलिटी मैं तो नहीं लेने वाला। और दिखाया जाता है उस शिप के नीचे एक बहुत ही ताकतवर एरी फॉर्मेशन बन जाता है। भाई सोल सी के अंदर का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर हैरी और इविल हैरी आमने सामने खड़े हुए थे। इविल हैरी हंसते हुए कहता है लगता है तुमने अपने ही सेक्ट के अंदर कोई गहरा दुश्मन पाल लिया है और इसके कारण से उन चांदनी के दिन से पहले ही उसने मेरे को तुम्हें मारने के लिए लंकारा है। भाई जॉनी बहुत ही ज्यादा टेंस था और वो आगे बढ़ते हुए कहता है मैं तुम्हें अपना बॉडी नहीं देने वाला, तुम यहीं पर मरने वाले हो। और वो सीधा आते ही इविल जॉनी के ऊपर अटैक करता है और इविल जॉनी को भी इस फोर्स को रोकने में काफी ज्यादा स्ट्रगल करना पड़ता है और जॉनी लगातार अटैक करता ही जा रहा था। इविल जॉनी हंसते हुए कहता है तो लगता है पिछले टाइम से तुमने काफी ज्यादा ही प्रोग्रेस किया है अपने मार्शल आर्ट में, बट तो मेरे को हराने के काबिल अभी तक नहीं बने हो बच्चे। इसके साथ वो जॉनी के पंच को हाथ से पकड़ लेता है और दिखाया जाता है एविल जॉनी के पीछे एक बहुत बड़ा डार्क एविल ड्रैगन बाहर रिलीज होता है और वो ड्रैगन बाहर आते ही अपने मुंह से एक बहुत ही ताकतवर ऑरा बॉल को फेंकता है, बट जॉनी किसी तरीके से इसे डॉज करता है। बट तब तक वो एविल ड्रैगन आगे बढ़ते हुए जॉनी को अपने मुंह से दबोच लेता है और उसे खा लेता है। एविल जॉनी हंसने लगता है बट उसका मजा ज्यादा टाइम तक नहीं रुकता और वो सामने की तरफ देखता है और वो फील कर पाता है कि उसके एनर्जी ने अभी तक जॉनी को डिवोर नहीं किया है। और तभी दिखाया जाता है उस ड्रैगन के बॉडी से एक नुकीला चीज बाहर निकलता है और उसी के बाद उस जगह को फाड़ते हुए जॉनी बाहर निकलते हुए सीधा एविल जॉनी के ऊपर हमला कर देता है। और इस पंच का पावर पहले से भी ज्यादा था जिससे कि एविल जॉनी का आर्मर टूटने लगता है। जॉनी यहीं पर नहीं रुकता और वो स्पिरिचुअल एनर्जी सॉर्ड बना लेता है और फिर जॉनी अपने मार्शल स्किल के साथ स्पिरिचुअल एनर्जी सॉर्ड का इस्तेमाल करते हुए एक जबरदस्त सा पंच लगाता है और इसी पंच के पावर से एविल जॉनी जाकर एक खंबे के साथ टकराता है। भाई दिखाया जाता है एविल जॉनी का एक सींग भी टूट गया था और वो मन में सोचता है लगता है इस लड़के ने काफी ज्यादा ही मैजिक कोर को एब्जॉर्ब करा होगा और इसी के कारण से ये मेरे को हार्ट करने में सक्षम हो पाया है। बट हजारों सालों से मैंने कभी इतना ज्यादा ह्यूमिलेशन नहीं सहा है और आज भी मैं नहीं सहने वाला। उसके साथ अपने बॉडी के एविल एनर्जी को वो पूरे रफ्तार के साथ बाहर रिलीज करता है और अपने आप को ट्रांसफॉर्म करने का कोशिश करता है। अब हैरी तो पूरी तरीके से शॉक हो चुका था और दिखाया जाता है उसका सामने एविल जॉनी अपने आप को पूरी तरीके से ट्रांसफॉर्म करता है। उसके बॉडी के अंदर से काफी सारे बड़े बड़े चेन्स बाहर निकलता है। उसके साथ साथ बहुत बड़े बड़े टेंटिकल्स पे जॉनी बचने के लिए अपनी ड्रैगन फुटवर्क टेक्निक का इस्तेमाल करता है और वहां से तेजी से भागने लगता है। भाई दिखाया जाता है एविल जॉनी अपने असली फॉर्म पर आ चुका था और वो कहता है मेरे से बचना इतना भी ज्यादा आसान नहीं है बच्चे। तुम्हें पता है मेरे को दौड़ा दौड़ा के शिकार करने में काफी ज्यादा मजा आता है। और वो हंसते हुए जॉनी के पीछे से धीरे धीरे आगे बढ़ता ही जा रहा था और फिर वो अपने मुंह को खोलता है और उसके अंदर से एक काफी ताकतवर एक ऑरा बीम को बाहर निकलता है जिससे जॉनी सीधा सीधा टकरा जाता है। वो मन में सोचता है क्या यही अंत है, क्या मैं यहाँ पर मरने वाला हूँ? मेरे को लगता है मेरा सोल बॉडी ऑलमोस्ट खत्म होने ही वाला है, बट मैं ऐसे नहीं खत्म हो सकता। और उसका पूरा बॉडी डिस्ट्रॉय होने के बाद बस एक फ्लेम रह जाता है और उसी फ्लेम से जॉनी दोबारा से जिंदा होने लगता है और उसका पूरा बॉडी वापस से तैयार हो जाता है। और इससे तो जॉनी भी बहुत ही ज्यादा शॉक हो गया था, जबकि एविल जॉनी या फिर ड्रैको भी काफी ज्यादा परेशान हो जाता है और वो कहता है बच्चे तुम मेरे सबसे ताकतवर अटैक से भी बच गया, ये तो पूरी तरीके से इम्पॉसिबल है, ऐसा तुम कैसे कर सकते हो? और उसके बॉडी के अंदर से काफी ज्यादा स्पिरिट ऑरा बाहर रिलीज हो रहा था और वो कहता है लगता है मेरे को तुमसे अब वापस से फाइट करना पड़ेगा। भाई एविल ड्रैको कहता है तुम्हें क्या लगता है तुम्हारे पास इतना ज्यादा स्किल है कि तुम मेरे से बराबरी के टक्कर दे सकते हो? अगर दे भी सकते हो तो तुम्हारे पास इतना ज्यादा लाइफ फोर्स नहीं है कि तुम उसे मेंटेन कर सको। चलो फिर मैं तुम्हें दिखाता हूँ असली लाइफ फोर्स किसे कहते हैं। और वो अपने बॉडी का 6 हिस्सा बना लेता है और एक एक हिस्से को वो अलग से कंट्रोल कर सकता है। और वहाँ पर टोटल 6 ड्रैगन मॉन्स्टर आ चुके थे जो कि बस जॉनी को खाना चाहता था। जॉनी परेशान होकर कहता है क्या मैं इतना ज्यादा टेस्टी हूँ कि तुम मेरे को इतने दिल से खाना चाहते हो? मैं
मैं अपने अंतिम सांसों तक तुम्हारे साथ फाइट करूंगा, हार मानना मेरे जहनों में नहीं लिखा है। और दिखाया जाता है असली के वर्ल्ड में जॉनी के बॉडी से काफी ज्यादा इविल एनर्जी बाहर निकल रहा था, जबकि बाकी के सारे एल्डर्स देखता है और थर्ड लीडर कहती है ड्रैको की एनर्जी वापस से चेंज हो चुका है। मेरे को लगता है अब ये ड्रैको म्यूटेट कर रहा है और अपनी ताकत को अब हद से ज्यादा बढ़ा रहा है। अब फर्स्ट एल्डर भी बहुत ही ज्यादा टेंस हो जाता है और वो सेकंड एल्डर को कहता है उसके साथ वहीं पर जाने के लिए। भाई दूसरी तरफ वही रेड हेयर वाला आदमी जिसने की ड्रैको को वापस से एक्टिवेट किया था, वो देखता है आसमान से काला बादल धीरे धीरे हटने लगता है और तभी वो फील कर पाता है उसके पास दो बहुत ही ताकतवर पावर हाउस आगे बढ़ रहा है। वो रेड हेयर वाला मन ही मन सोचता है क्या मैं पकड़ा गया, बट मेरे को वो लड़का किसी भी हालत में चाहिए। और तभी के तभी वो वहाँ से टेलीपोर्ट हो जाता है और दिखाया जाता है उसी जगह पर एक खतरनाक सा फोर्स नीचे आकर गिरता है और वहाँ पर असल में फर्स्ट और सेकंड एल्डर पहुंच चुके थे। और आते ही फर्स्ट एल्डर कहता है चलो मेरे को मिल गया, यहाँ पर अभी जो लड़का था उसी ने ये पूरा कांड किया है। और वो नीचे वो स्पेल को देख पाता है जिससे कि उसने ड्रैको को वापस से बुलाया था। और एल्डर कहता है मैं स्पेल को अभी के अभी तोड़ दूंगा और वो अपने एक ही पंच के साथ वो पूरी जगह को तोड़ देता है। भाई वो एविल आदमी भी इसे फील कर पाता है कि उसका एरिया अब टूट चुका है, बट वो अभी जॉनी के पीछे जा रहा था। वो बहुत ही तेजी से पेड़ों के बीच से जंपिंग जंपक करते करते पहुंच जाता है। जॉनी एक पेड़ के नीचे अपने होश खोकर बैठा था। वो रेड हेयर वाला भी यहाँ पर पहुंच जाता है। अभी का अभी मैं इस लड़के को खत्म कर दूंगा। और वो अपने ग्रेट 5 डीमन बीस्ट को शमॉन करता है और इस बीस्ट का नाम है ब्लड शैडो ड्रैगन। और वो सीधा जॉनी के ऊपर हमला कर देता है, बट तभी वो अचानक से वापस से कुछ आवाजें सुन पाता है और वो अपने पावर को वहीं पर डिसमिस करते हुए वहाँ से जाने लगता है। और मन में सोचता है मैं किसी भी हालत में यहाँ पर किसी के सामने भी एक्सपोज नहीं हो सकता, मेरे को यहाँ पर कहीं पर छुपना पड़ेगा। और वो वापस वहाँ से भाग जाता है। दिखाया जाता है जंगल के बीचों से कोई आगे बढ़ रहा था और ये असल में एल्डर गू था। और वो समझ पाता है कि अभी के अभी जॉनी के पास से कोई तो भाग गया। और वो मन ही मन कहता है तुमने एक्सट्रीम इन एरे को एक्टिव करते हुए हमारे सेक्ट के डिसाइपल का ये हालत करा है। तुम कौन सी गद्दार हो, मैं तुम्हारी दोबारा मुलाकात का इंतजार करूंगा और जब भी तुम सामने आओगे तुम्हें एक एक मिनट का हिसाब देना पड़ेगा। तभी दिखाया जाता है मिस क्वीन कहीं से चलते हुए जा रही थी और वो जॉनी को ढूंढ रही थी। दिखाया जाता है आसमान के अंदर वापस से वो काले बादल छाने लगे थे और क्वीन को जॉनी भी मिल जाता है और वो सीधा जंप करते हुए उसी की तरफ बढ़ता है। वही दिखाया जाता है जॉनी उन ड्रैगनों के साथ फाइट कर रहा था। वो जब सामने किसी के साथ अटैक करता पीछे से दूसरा ड्रैगन उसे हमला कर देता और जॉनी किसी भी हालत में समझ ही नहीं पा रहा था ये लोग किस तरीके से उसके ऊपर हमला कर रहा है। जॉनी इधर से उधर भागता चला जा रहा था और सामने कहीं से भी ड्रैको बाहर आकर जॉनी को खाने का कोशिश कर रहा था। और तभी दिखाया जाता है एक पोर्टल के अंदर से कुछ जंजीरें बाहर आता है और वो हर तरफ से जॉनी को जकड़ लेता है। फिर रिबिल ड्रैको कहता है रुक जाओ बच्चे, तुम इन चेन्स के अंदर से कभी भी छूट नहीं सकते। ये तुम्हारे मूवमेंट को सील ही नहीं करने वाला बल्कि तुम्हारी स्पिरिचुअल पावर को भी एब्जॉर्ब करने वाला है। जब तक तुम मर ना जाओ तो अब हार मान लो, इतने दर्द को सहने का कोई भी मतलब नहीं बनता और मेरी शिकार बन जाओ। और दिखाया जाता है उसके चारों तरफ से पोर्टल बनने लगते हैं और उसके अंदर से एक एक ड्रैगन अपने सिर को बाहर निकालकर उस जॉनी के ऊपर स्पिरिट बीम से अटैक करता है। मैं जॉनी मन ही मन सोचता है मैं इसे रोक सकता हूँ, बट अभी के टाइम मेरे पास उतना ज्यादा स्पिरिचुअल पावर नहीं है, मेरे को क्या करना चाहिए। और तभी वो देखता है उसके साइड में एक बटरफ्लाई उड़ रही थी। जॉनी कहता है क्या क्वीन का एनर्जी है, लगता है वो मेरी बॉडी के अंदर अपनी स्पिरिचुअल एनर्जी को ट्रांसफर कर रहा है। वही बाहर का सीन दिखाया जाता है मिस क्वीन जॉनी के सोल सी के अंदर अपने स्पिरिचुअल ऑरा और अपने सोल बीस्ट को भेज दिया था और वो अपनी पूरी एनर्जी का इस्तेमाल कर रहा था जॉनी को मदद करने के लिए। वही दूसरी तरफ एल्डर गू भी छुपके से सब कुछ देख रहा था और वो मन ही मन सोचता है अब यहाँ पर मेरी पोती क्या कर रहा है, क्या मेरे को उसका हेल्प करना चाहिए? नहीं, मैं यहाँ पर बैठकर देखूंगा। और वो वहीं पर बैठकर उन लोगों को देखने लगता है। दूसरी तरफ जॉनी का सीन दिखाया जाता है, उसका बॉडी हर तरफ से जंजीरों से कस लिया गया था और जॉनी मन ही मन सोचता है इतना स्पिरिचुअल एनर्जी भी काफी नहीं है क्योंकि ये सारे चेन्स मेरे बॉडी के अंदर से स्पिरिचुअल एनर्जी और लाइफ फोर्स को एब्जॉर्ब कर रहा है। अगर इसी तरीके से चलता रहा तो मैं बहुत ही जल्द मौत के गोद में सो जाऊंगा। और तभी वो देखता है एक बाजू उसके बॉडी से अलग हो जाता है, उसे काफी ज्यादा दर्द होता है। मैं दिखा जाता है ड्रैको उसके सामने ही था और वो कहता है ये तो होना ही था, तुम मेरे को मेरे सोल सी के अंदर कभी भी हरा नहीं सकते। मेरे को लगता है मैंने तुम्हारे ऊपर कुछ ज्यादा ही टाइम को वेस्ट कर दिया है, चलो फिर तुम मर जाओ। और जब वो बात कर ही रहा था अचानक से वो साइड से कुछ साउंड को फील कर पाता है। दिखाया जाता है मिस क्वीन अपनी बॉडी की पूरी स्पिरिचुअल ऑरा को जॉनी के अंदर डालता है और इससे जॉनी हवा में उड़ने लगता है। एल्डर गू भी ये देखकर पूरी तरीके से शॉक हो गया था, चीखते हुए कहता है ये तो एक होली बॉडी है। भाई सोल सी के अंदर ड्रैको भी पूरी तरीके से हक्का वक्का हो गया था और वो कहता है ये कैसे पॉसिबल हो सकता है, इसका बॉडी मेरे चेंज को रेजिस्ट कर रहा है। और तभी दिखाया जाता है जॉनी एविल ड्रैको के अंदर से उसका ही लाइफ फोर्स एब्जॉर्ब करने लगता है। मतलब अब एविल ड्रैको का चाल उसी के ऊपर भारी पड़ने
करने वाला है। वो पूरी तरीके से सदमे में चला गया था। वो इस चीज को मानने के लिए तैयार ही नहीं था कि उसके सामने जो शख्सियत खड़ा है वो उससे भी काफी ज्यादा ताकतवर है। और दिखाया जाता है जॉनी एविल ड्रैको के अंदर से पूरा लाइफ फोर्स को ही एब्सॉर्ब कर लेता है और आसमान के काले और लाल बादल गायब हो जाता है। भाई वो दोनों लेडी डिसाइपल जो कि उन छोटे छोटे मॉन्स्टर के साथ फाइट कर रहा था, और वो लोग कहते हैं अब जब आसमान से काले अंधेरे बादल हट चुके हैं तो ये मॉन्स्टर बर्सर्क हो चुके हैं। दिखाया जाता है वो मॉन्स्टर अपने मुंह के अंदर से ऑरा बीम फेंक रहा था जो कि ब्लू हेयर वाली लड़की के बहुत पास तक पहुंच जाता है और उसके पास डॉज करने का कोई मौका भी नहीं था। रेड हेयर वाली लड़की जोर से चीखता है ब्रिस्टी संभाल के, और तभी दिखाया जाता है उनके पीछे एक बहुत बड़ा आइस का चट्टान आ गया था और वहाँ पर असल में बाइलिंग पहुंच गई थी। और बाइलिंग आते ही उन दोनों को ताना मारती है। फाइट करने के टाइम आसपास भी देखना चाहिए, लगता है तुम लोगों को और भी ज्यादा प्रैक्टिस का जरूरत है। भाई दूसरी तरफ जॉनी के सोल सी का सीन दिखाया जाता है। वहाँ पर जितने भी सारे रेड ऑरा और इविल एनर्जी था वो पूरी तरीके से हैरी के एनर्जी में तब्दील हो जाता है और हैरी के पास एक पील आकर पहुंचता है। भाई मिस क्वीन को लगता है कि अभी सभी मैटर सॉल्व हो चुका है और तभी साइड से सनी आता है, लेकर चला जाता है। दूसरी तरफ मिस लिंक दुश्मन के बीच में तफाई मचा रही थी। ए तुम दोनों जाके सभी को मदद करो, अभी जाओ। भाई सारे लोग भी बहुत ही जोश के साथ आगे बढ़ रहे थे। उन लोगों को अब कॉन्फिडेंस आ चुका था कि वो लोग मिलकर एविल ड्रैको को हरा सकता है। भाई दिखाया जाता है वो एरिक का सीन जहाँ पर प्लेन के ऊपर सारे एल्डर्स और मार्शल आर्टिस्ट मिलकर अपनी ताकत को इकट्ठा करते हुए आसमान की तरफ एक सील मैजिक को कास्ट करता है और दिखाया जाता है वहाँ से एक बहुत ही ताकतवर कुछ ब्लू कलर की एनर्जी आसमान में जहाँ पर ड्रैको की आंख थी वहाँ पर जाकर टकराता है और उसी के साथ साथ ड्रैको उसी जगह पर एक छेद में सील होने लगता है। भाई सारे लोग आसमान की तरफ देखते हुए कहता है देखो अभी वो आंख चला गया है। वही बाइलिंग को दिखाया जाता है वो बहुत ही तेजी के साथ जॉनी के घर पर पहुंचता है और दरवाजे को खोलते हुए घर में एंट्री लेता है। अभी बाय को भी सेंस आ चुका था। भाई मिस क्वीन कहता है जॉनी तुम्हें मेरे लिए हमेशा आभारी रहना चाहिए क्योंकि मैंने तुम्हारी जान को बचाया है, नहीं तो तुम उस बीस्ट का शिकार बन जाते। भाई सनी के साथ लिंक कुछ बात कर रहा था बट लिंक को गुस्सा आता है और वो सनी को एक झापड़ दे देता है। इसका तो कोई रेस्पेक्ट नाम की चीज ही नहीं है। कुछ दिन बीत जाते हैं। सीन शिफ्ट होता है हार्प वैली के अंदर। वहाँ पर सारे मेडिसिन हार्प मुरझा गए थे। भाई मेडिसिन वैली का एक डिसेबल कहता है यहाँ पर तो सारे स्पिरिचुअल हार्प भी मुरझा रहे हैं, जैसे कि लग रहा है आसपास आग लगा दिया गया था। बट कुछ ऐसे भी हार्प्स हैं जिनके ऊपर इसका कोई भी प्रभाव नहीं पड़ा है। इन सभी के पीछे जरूर से कोई ना कोई राज तो छुपा हुआ होगा। और तभी पीछे से दूसरा डिसेबल कहता है इस इविल ड्रैको ने हमारे बहुत ही पुराने हार्प को नष्ट कर दिया है। उसके साथ साथ बहुत सारे लोगों के कल्टिवेशन भी घट चुका है। बट हम लोगों के बॉडी के अंदर फायर के विरुद्ध एक अजीब सा प्रोटेक्शन आ चुका है। अगर ऐसा प्रोटेक्शन हमें पास्ट में मिला होता तो फिर लास्ट इंपीरियल कंपटीशन में हम लोग किसी फायर एट्रीब्यूट के मास्टर के साथ बहुत ही आसानी से फाइट कर सकते थे। और वो लोग जब बात ही कर रहे थे अचानक से उनके सामने एक आदमी प्रकट होता है और वो कहता है ये तुम लोग बात करना बंद करो, मेरे पास एक मेडिसिन है, जाकर हमारे सेक्टर के चीफ के डिसेबल को दे दो। अब वो व्हाइट हेयर वाला लड़का पूछता है क्या वो बाइलिंग है, तो वो रेड हेयर वाला लड़का कहता है नहीं वो है जॉनी जाउटियन। अब वो दोनों लड़के एक दूसरे को देखता है और फिर वो कहता है चीफ ने अब एक वीक डिसेबल को क्यों एक्सेप्ट कर लिया। भाई रेड हेयर लड़का कहता है देखो फालतू के बकवास मत करो और तुम में से बताओ कौन जाने वाला है। तभी साइड में और एक लड़का आता है और वो कहता है मैं जाऊंगा ना, मेरा अभी काम हो चुका है तो अब मेरे को वो मेडिसिन दे सकते हैं, मैं लेकर उसे डिलीवरी कर दूंगा। भाई सीन शिफ्ट होता है डिसेबल्स रेसिडेंस पर और ये ब्लू कलर का लड़का असल में और कोई नहीं बल्कि वही रेड हेयर वाला लड़का था जिसने की जॉनी की बॉडी के अंदर वो ड्रैको को एक्टिव किया था। वो मन ही मन सोचता है मैं उस लड़के को किसी भी हालत में पकड़ के रहूंगा। मेरे को लगता है इन डिसेबल्स को पूछना चाहिए वो कहाँ रहता है। और वो जब आगे बढ़ ही रहा था अचानक से वो डर जाता है। दिखाया जाता है वहाँ पर एल्डर गू था जो कि अपने पॉट के ऊपर बैठकर बाकी के डिसेबल्स को झाड़ू पोछा करवा रहा था। तभी वो साइड में मुड़ता है और चैन को पकड़ लेता है। वो सीधा उसके सामने आते हुए पूछता है अब तुम कौन हो, मैंने तो कभी तुम्हें नहीं देखा। वो लड़का डरते हुए कहता है अब मैं हार्प वैली से हूँ, मैं यहाँ पर आया हूँ चीफ के डिसेबल जॉनी को एक मेडिसिन देने के लिए। भाई एल्डर को थोड़ा सा शौक होता है और वो कहता है ठीक है मेरे को वो मेडिसिन दे दो, मैं अभी उसके पास जाने वाला हूँ तो वहाँ पर जाकर मैं उसे दे दूंगा। भाई वो बहुत ही ज्यादा टेंस हो जाता है और अपने घुटनों में बैठकर कहता है प्लीज मेरे को माफ कर दीजिए सर, मैं आपको डिसरेस्पेक्ट करना नहीं चाहता बट मेरी टीचर ने कुछ बातें कहा है जो कि मेरे को उस तक पहुंचाना है। एल्डर को कहता है तुम्हें क्या लगता है मैं उसे मेडिसिन की जगह पॉइजन खिला दूंगा, तुम मेरे को वो इन्फॉर्मेशन और मेडिसिन दोनों ही दे दो, मैंने कहा ना मैं उस तक पहुंचा दूंगा। अब उसके पास कोई चारा नहीं था और वो मेडिसिन को बाहर निकालता है और मिस्टर गू के हाथ में थमा देता है और कहता है मेरी टीचर ने कहा है कि अभी के लिए जॉनी किसी भी तरीके से स्पिरिचुअल पावर को ना यूज करे, नहीं तो उसके लिए रिकवर करना बहुत ही ज्यादा मुश्किल साबित हो सकता है। वही मिस्टर को मान जाता है और वो लड़का मन ही मन सोचता है चलो अगर ये बात उस तक पहुंच गई तो काफी ज्यादा ही मजा आएगा। बट वो जाने ही वाला था। एल्डर कहता
है तुम्हारा मैंने बहुत ज्यादा टाइम बचा लिया, तो अभी के अभी उनसे झाड़ू लो और इस जगह को क्लीन करो। और वो बिना बात के वहाँ पर फंस जाता है। सीन शिफ्ट होता है जॉनी के घर में। वहाँ पर मिस क्वीन पहुँच गई थी और वो जूस, खाना वगैरह और बहुत सारी चीज लेकर आया था और एक के बाद एक वो क्वेश्चन करता ही जा रहा था, जैसे कि वो क्या टायर्ड है, क्या वो कमजोरी फील कर रहा है, क्या वो जिंदा है, क्या उसे कुछ खाना है, और इसी तरीके से बहुत सारे क्वेश्चन। और जॉनी बस ना करता ही जा रहा था। अब इससे क्वीन बहुत ही ज्यादा चिढ़ जाती है और वो अपने ऑरा प्रेशर को रिलीज करता है, जिससे कि जॉनी काफी ज्यादा टेंस हो जाता है। और तभी दरवाजे में किसी का दस्तखत होता है। उसका ग्रैंडपा वहाँ पर पहुंच जाता है उसी मेडिसिन को देने के लिए। अब क्वीन एक एविल सा स्माइल करता है और वो मेडिसिन को उठा लेता है, कप में डालते हुए वो जॉनी की तरफ बढ़ता है। अब जॉनी के पास भी कोई चारा नहीं था और उसे उठना ही पड़ता है। फिर क्वीन अपने हाथों से चम्मच के द्वारा जॉनी को वो मेडिसिन खिलाने लगता है, जैसे कि काफी ज्यादा ही बदबू आ रहा था और इसका टेस्ट भी काफी ज्यादा ही खराब था। और ऐसे ही वो लोग मजाक मस्ती करते हुए मेडिसिन को फाइनली खिला देता है और जॉनी का वहाँ पर पूरी तरीके से हालत खराब हो गया था। भाई क्वीन और उसका दादाजी वहाँ से चला जाता है और जॉनी को कहता है रेस्ट लेने के लिए। बट जॉनी अपनी बॉडी के अंदर से काफी ज्यादा ही स्पिरिचुअल एनर्जी को अचानक से फील कर पाता है। इसी के लिए वो कल्टिवेट करने के लिए बैठ जाता है और तभी वो सोल सी पर पहुंच जाता है, जहाँ पर उसके पास काफी ज्यादा ही स्पिरिचुअल एनर्जी था। वो अपनी आंखें खोलता है और वो देखता है उसका सोल सी कितना ज्यादा बड़ा हो चुका था और वो पूरी तरीके से इम्प्रेस हो चुका था, क्योंकि स्पिरिचुअल सी असल में उसका नहीं बल्कि एविल ड्रैको का था। और वो मन में सोचता है अगर इस जगह से मैं अपनी बॉडी के स्पिरिचुअल पावर को रिफाइन करूँ तो फिर क्या होगा। और वो सोचने के साथ ही स्पिरिचुअल पावर को एक्टिव कर देता है, जिसके लिए उस लड़के ने एल्डर गू को मना करने के लिए कहा था। बट दिखाया जाता है उसका वो छोटा सा स्पिरिट बॉल काफी ज्यादा ही बड़ा हो जाता है और वो अपनी सोल सी की हर जगह से स्पिरिचुअल ऑरा को एब्जॉर्ब करने लगता है। और वो मन ही मन सोचता है लगता है मेरी ताकत के हिसाब से फ्रीली रोमिंग फॉर्मूला भी बड़ा होता चला जाएगा, चलो फिर मैं एक बार इसके पावर को टेस्ट करना चाहता हूँ। और वो उसी स्पेल के ऊपर अपनी उंगली से बस एक टच करता है। दिखाया जाता है वहाँ पर काफी पावरफुल एनर्जी सामने की तरफ लॉन्च होता है और इतनी पावर को देखने के बाद जॉनी का तो पैरों तले जमीन खिसक जाता है। और तभी वो देखता है उसका वो स्पेल अभी और भी तेजी से वापस से स्पिरिचुअल ऑरा को एब्सॉर्ब करने लगता है और जॉनी महसूस करता है उसका दिल के अंदर जैसे कि आग लग गया था और वो बहुत ही तेजी से धड़क रहा था और उसे लगता है जैसे कि उसका दिल अब ब्लास्ट कर जाएगा। और तभी वहाँ पर एक बहुत ही खतरनाक सा धमाका होता है और जिसका प्रभाव उसके घर के विंडो से भी देखा जा सकता था। अब दोस्तों इसके बाद क्या होगा, क्या यहाँ पर जॉनी का दिल एक्सप्लोड कर चुका है या फिर उसने ब्रेक थ्रू कर लिया है, जानेंगे हम लोग नेक्स्ट वीडियो पर। अगर इस स्टोरी आप लोगों को अच्छा लग रहा है तो जरूर से लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, जिससे कि आप इस सीरीज के साथ बने रह पाओ, और जरूर से कमेंट कर देना, इससे वीडियो का रीच थोड़ा सा बढ़ जाता है। और दोस्तों हमारे बाजी यानी 3.0 पर भी एक वीडियो आ चुका है जो कि स्पेशली फॉर मेंबर्स के लिए अभी के लिए एक्टिव कर दिया है। और हाँ उसका वॉइस थोड़ा सा अलग है, तो अगर आप लोग एंजॉय करना चाहते हो तो जाकर कर सकते हो, क्योंकि वो पूरा एक नया मन हुआ है और काफी ज्यादा ही अच्छी है। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पर, बाय।